तो हेलो बच्चा लोग। तो आज तुम लोगों का भैया एक और नया चैप्टर, एक और नहीं, नया ही और पहला चैप्टर लेकर के आ गया है, जो है साइंस का क्लास 9th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। तो मेरे पढ़ाने के तरीके में छोटा सा डिफरेंस ये होगा कि मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करता चलूँगा, लेकिन जो वर्ड्स मिलेंगे हार्ड वर्ड्स उनके मीनिंग भी बताता चलूँगा, और फिर जो कंसेप्ट्स है वो तो बताए जाएंगे ही स्वलग। तो मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम जब पढ़ने बैठो तो तुम भी एक पेन कॉपी के साथ में ये बुक एनसीईआरटी का ज़रूर खोल लेना, और जैसे जैसे वर्ड्स दिखेंगे मीनिंग लिखे हुए उनके मीनिंग्स उस बुक में ही लिख देना। इससे होगा क्या कि अगली बार जब तुम लाइन बाय लाइन रीडिंग करोगे एनसीईआरटी की बुक को तो तुम्हें उस लाइंस के मतलब समझ में आएंगे, क्योंकि उन लाइंस के मतलब समझने के लिए जो वर्ड्स तुम्हें परेशान कर रहे हैं उन वर्ड्स के मीनिंग तुम्हें पता होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि तुम्हें पता है कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th-10th में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी लाइन मिस नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं। देखना, पहला वर्ड जो है स्टार्टिंग में तुम्हारे पास में लिखा एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, मतलब खोज करना। एक्सप्लोरेशन मतलब खोज यात्रा, तलाश करना किसी चीज़ का, कुछ ऐसे चीज़ का जो हमें पता नहीं है उसके बारे में जानने की कोशिश करना। तो यहाँ लिखा है द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड अ प्लेस इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट। ठीक है, तो तुम्हें समझ आ चुका। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इन द मिडिल स्टेज, तो तुम देखो कि इन द मिडिल स्टेज science invited you to be curious and observe the world closely, to ask questions and to find out how things work। तो मिडिल स्टेजेस में मतलब 6 to 8 क्लास में जो साइंस पढ़ाया गया, क्यूरियोसिटी का बुक एनसीईआरटी का, उसमें तुम लोगों को मिडिल स्टेज में बताया गया कैसे तुम्हें इनवाइट किया गया कि कैसे चीज़ों को जब हम लोग कैसे क्यूरियस होते हैं किसी चीज़ को देख करके और कैसे उसका जवाब ढूंढने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन आवर जर्नी वी डिस्कवर्ड दैट साइंस बिगेन विथ वंडर एंड ग्रू थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन हम लोग क्या देखे अपने जर्नी में कि साइंस का शुरुआत वंडर से होता है, मतलब वाई से होता है। जैसे कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऊपर में पंखा जो है वो रोटेट कर रहा, तो ये फ़ैन को, पंखे को देख के मेरे दिमाग में ये आ रहा कि ये पंखा आखिर घूमता कैसे। ठीक है, तो ये पहली बात जो मेरे दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि ये घूमता क्यों है, वाई का सवाल आएगा दिमाग में। तो वाई का सवाल किसी चीज़ को लेकर के आना, ये होता है वंडर। ठीक है, जैसे कि तुम मान लो कि तुम देखे कि तुम्हारे हाथ से बॉल छूटने के बाद नीचे गिरा, तो तुम्हारे दिमाग में जो सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो ये तुम क्या कर रहे हो, वंडर कर रहे हो। अभी वजह तुम नहीं ढूंढ पाए हो। लेकिन अब जो क्लासेस है इसमें हम लोग वजह तलाश करेंगे, हम लोग डीप एक्सप्लोरेशन करेंगे, सिर्फ वंडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो, वी कनेक्टेड आइडियाज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। एज यू नाउ इंटर द सेकेंडरी स्टेज, दिस जर्नी कंटिन्यूज बट विथ एन एम्फासिस ऑन डीप एक्सप्लोरेशन। तो देखो, एम्फासिस का मतलब होता है जोर डालना, किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा जोर डालना। तो अब इस जर्नी में जैसे ही तुम सेकेंडरी स्टेज पहुँचे मतलब जैसे ही तुम क्लास 9th में अब इंटर किए हो, तो ये सेकेंडरी स्टेज है। इससे पहले तुम्हारा क्या था, मिडिल स्टेज था, 6 to 8। अब क्लास 9 में जब तुम इंटर किए हो सेकेंडरी स्टेज, तो दिस जर्नी कंटिन्यूज बट विथ एन एम्फासिस। तो ये जो क्लास 9th में तुम्हारा जो सफ़र है पढ़ाई में, ये सफ़र में तुम लोग सिर्फ वंडर नहीं करोगे, बल्कि तुम जोर डालोगे किस चीज़ पर, डीप एक्सप्लोरेशन पर, मतलब कि खोज यात्रा, और वो भी डिटेल में, एकदम बारीकी में जानने का कोशिश करोगे कि एक्चुअली में चीज़ें होती क्यों हैं। अब तक तुम लोग पढ़े कि कोई चीज़ का अगर कुछ वेलोसिटी हो, कुछ स्पीड हो, तो कुछ गिवन टाइम में, जैसे मान लो कि अगर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कोई चीज़ चल रहा, तो वो 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो वो चलेगा 10 मीटर चलेगा। तो ये तुम क्या किए, अब तक तुम ये नॉर्मल कैलकुलेशंस किए, बट अब तुम क्या करोगे, अब तुम इसी पे डीप एक्सप्लोरेशन करोगे, इसके पीछे वजह जानने की कोशिश करोगे कि आखिर वो चला ही क्यों। तो वो चला क्यों, क्योंकि उस पर फोर्स लगा। तो अब ये थोड़े डिटेल में ज़्यादा डीप एक्सप्लोर हम लोग करेंगे। साइंस इज़ नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। हम साइंस सिर्फ ये नहीं है, इस चीज़ के बारे नहीं है
कि हम लोग क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि हम लोग ये सब कैसे जानते हैं। जैसे एग्जांपल, साइंस ये नहीं है सिर्फ कि हम लोग क्या जानते हैं कि फोर्स लगने से कोई चीज़ चलता है, बल्कि ये इस बारे में भी है कि ये चीज़ हमें पता कैसे चला, ये चीज़ कैसे डिराइव किया गया, ये सब चीज़ कैसे ये सामने लाया गया, इसके बारे में भी जानना है। हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड टू मेजरमेंट्स, हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड टू मेजरमेंट, हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिम्बल्स एंड इक्वेशंस, हाउ मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, एंड हाउ आइडियाज आर टेस्टेड, ऑफन रिवाइज्ड एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड। तो हम लोग क्या जानेंगे कि कैसे पैटर्न्स को एक्सप्रेस किया जाता है यूजिंग सिम्बल्स एंड इक्वेशंस। ठीक, कि जैसे मान लो फोर्स है तो कैसे फोर्स को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को, टाइम को हम लोग क्या से, तो टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड टू मेजरमेंट्स, हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिम्बल्स एंड इक्वेशंस, हाउ मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। जैसे कि मान लो कि अब तुम लोगों को मान लो ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ाई करना है, तो जब ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ाई करना है तो अब तुम लोग इस चीज़ को पढ़ाई करने के लिए किसी रियल इंसान का हार्ट तो सामने नहीं ला सकते हो। तुम लोग क्या करोगे, एक हार्ट का डायग्राम बनाओगे, एक डायग्राम का यूज़ करोगे बुक से, नेट से, या जिस तरह से भी, बट उस डायग्राम की मदद से तुम लोग हार्ट के फंक्शनिंग को समझोगे। तो वो हार्ट का जो डायग्राम है तुम्हारे सामने, वो क्या कहलाया, एक तरह का मॉडल कहलाया। ठीक है, हार्ट का डायग्राम क्या हुआ तुम्हारे लिए, मॉडल कहलाया। जैसे मान लो तुम्हें अर्थ के बारे में पढ़ाई करनी है, तो तुम क्या करोगे, अर्थ को ही नहीं, अर्थ में तुम बाहर ग्राउंड में निकल करके वहाँ खुदाई नहीं करोगे पढ़ने के लिए, बल्कि तुम अपने सामने एक ग्लोब रखोगे कि किस जगह पे कौन सा कंट्री है या किस जगह पे क्या है। अगर तुम्हें अर्थ का अगर पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है कि कैसे बना हुआ है अर्थ, तो तुम क्या करोगे ना कि तुम्हारे सामने में, एक सेकंड, तुम्हारे सामने में ऐसे कुछ डायग्राम में दिया रहेगा जिसमें ये लेयर्स बने होंगे कि टॉप वाले को क्रस्ट बोलते हैं, उससे नीचे वाले को मेंटल बोलते हैं, और सबसे नीचे क्या बोलते हैं, कोर होता है। तो ये एक तरह का क्या है, अर्थ का ही तुम्हारा क्या है, ये मॉडल है, और इस मॉडल को सामने रख के तुम पढ़ाई करोगे, ना कि तुम अर्थ में जाके खुदाई करने लगोगे। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा कि हाउ मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम। से जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम अर्थ है, इसके लिए हम लोग मॉडल बना के इसको स्टडी करेंगे। एंड हाउ आइडियाज आर टेस्टेड, ऑफन रिवाइज्ड एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड। और कैसे आइडियाज़ को टेस्ट किया जाता है और रिवाइज किया जाता है, और बहुत बार ये फेल भी कर जाता है तो उसे डिस्कार्ड या रिजेक्ट कर दिया जाता है। इन आवर सेकेंडरी स्टेज textbook of science exploration, we will look more closely, think more carefully, and find out how scientific ideas help us make sense of nature, technology, and our place within them. तो हम लोग सेकेंडरी जो हम लोग का ये स्टेज का बुक है एक्सप्लोरेशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखेंगे। लुक क्लोजली का मतलब होता है गौर से देखना, तो गौर से देखेंगे, थिंक मोर केयरफुली, ज़्यादा केयरफुली सोचेंगे, एंड फाइंड आउट हाउ साइंटिफिक आइडियाज़ हेल्प अस, और हम लोग पता लगाएंगे कैसे साइंटिफिक आइडिया, साइंस से रिलेटेड जो आइडिया है जो दिमाग में आता है, वो कैसे हम लोगों को हेल्प करेगा चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। चलो नेक्स्ट पैरा में हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट पैरा में है कि टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक द पेज नंबर्स हैव बीन थॉटफुली डिजाइंड एंड आर फ्रेम्ड बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड अ कंपास। देखो, अगर तुम हर पेज के आखिर में देखना तो तुम्हें ये क्या दिखेगा, ये तुम्हें दिखेगा मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जानबूझ करके बुक में ये दिया गया है, मैग्नीफाइंग ग्लास ये पेज के लास्ट में, और पेज के शुरुआत में ये मैग्नेटिक कंपास, ये जानबूझ करके दिया गया है। वजह क्या है, देखो कि ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये सिम्बलाइजेज केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ये इसलिए दिया गया है ताकि ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ इस चीज़ पर इशारा करता है कि अब हमें क्लास 9th के स्टूडेंट होने के नाते कोई भी चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, केयरफुली देखना है कि क्या चीज़ कैसे हो रहा। अब हमें केयरफुली स्टडी करना है कि मान लो कि कैसे हम लोग सेल को अगर देख रहे हैं मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप में, तो कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है ये देखना है, या किसी चीज़ पर फोर्स लग रहा तो वो कैसे अपना वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, स्पीड को चेंज कर रहा है, और कैसे गिवन टाइम में कैसे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, ये सब चीज़ पे हम लोग केयरफुल देख पाए अच्छे से। मैग्नीफाइंग ग्लास की इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा कि हम कैसे उन चीज़ों पर गौर से देख पाए, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाए। और ये जो मैग्नेटिक कंपास है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा ना, ये डायरेक्शन दिखा रहा, मतलब कि हम लोग सोचें, हम लोग कैलकुलेशंस करें, हम लोग चीज़ों को पढ़ें, बट सही डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में नहीं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिस सीक्वेंस में पढ़ने हैं उस तरह से देखिए, उल्टा नहीं देखिए। अभी यहाँ ये दोनों चीज़ का मीनिंग बुक में लिखा हुआ है
बाय लाइन वो मैं फिर से तुम्हें बताऊंगा। पहले ये समझना कि यहाँ तक कि द पैटर्न्स, अच्छा तो ये हाँ, द पेज नंबर्स हैव बीन थॉटफुली डिजाइंड एंड आर फ्रेम्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास एंड अ कंपास। द मैग्नीफाइंग ग्लास symbolizes careful observation, noticing patterns and paying attention to what might otherwise be missed। तो मैग्नीफाइंग ग्लास इस चीज़ को सिम्बलाइज करता है कि हम लोग केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें, नोटिसिंग पैटर्न्स एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड, और उन पैटर्न्स को और गौर करे और उन चीज़ों पर गौर करे, अटेंशन दे जो हमसे एक तरह से गलती से छूट भी सकता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ छूटे ना, हम लोग उसको क्या करें, मैग्नीफाइंग ग्लास उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम हर वो छोटे बातों पर गौर करें जो हमसे गलती से बाय चांस मिस भी हो सकते हैं कैलकुलेशंस करने के टाइम में या अलग ऑब्जर्वेशन के टाइम। द कंपास रिमाइंड्स अस दैट एक्सप्लोरेशन आल्सो नीड्स डायरेक्शन। तो ये जो कंपास है हमें याद दिलाता है कि जो हम लोग खोज यात्रा कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं नई चीज़ों को, उसका कोई डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसे ही एमलेसली नहीं होना चाहिए। चूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आवर आइडियाज अप्लाई। तो ये क्या सिंबलाइज करता है कि अप्रोप्रिएट मॉडल्स को चुनना। जैसे मान लो अर्थ का क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ाना है और तुम ग्लोब उठा लिए हो तो बात तो नहीं बनेगा, तो इसलिए अप्रोप्रिएट मॉडल उठाया जाए। मतलब उस जगह पे हम क्या करें कि ये वाला स्ट्रक्चर को उठाए और हम लोग इस मॉडल को उठाए। अप्रोप्रिएट मॉडल यहाँ होगा, ना कि ग्लोब। भले हालांकि अर्थ के ही बारे में स्टडी कर रहे हैं, बट हम लोग अंदर के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, तो हमको ये मॉडल उठाना पड़ेगा, ना कि ग्लोब। ग्लोब सरफेस के लिए होता है। तो वही कह रहा कि यही हमारा डायरेक्शन, कंपास जो है यही दिखा रहा कि हम किस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं। क्या हमको अगर अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ना है तो क्या हम ग्लोब उठा रहे? अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत डायरेक्शन है। क्या सही डायरेक्शन है? ये वाला स्ट्रक्चर उठाना। ये फ्रेमवर्क से हमें समझना चीज़ों को, ठीक है। तो टुगेदर दे टेल अस दैट एक्सप्लोरेशन साइंस इज नॉट वंडरिंग एमलेसली बट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विथ ए केयर एंड पर्पस। तो दोनों मिल करके, ये जो कंपास है और ये जो तुम्हारे बुक में मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये दोनों मिल करके ये सिंबलाइज करते हैं कि दे टेल अस दैट एक्सप्लोरेशन इन साइंस इज नॉट वंडरिंग एमलेसली। तो जो एक्सप्लोर करना जो है साइंस में, वो एमलेसली बिना मकसद के भटकना नहीं है, बल्कि बट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विथ केयर एंड पर्पस। बल्कि हम लोगों का वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना केयर और पर्पस के साथ सही डायरेक्शन में, ये हमारा एम होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बताने के बाद मैं कुछ पॉइंट्स तुम्हें बता दूं कि इस चैप्टर में हम समझेंगे कि साइंस कैसे काम करता है, हाउ साइंस वर्क्स, हाउ साइंटिस्ट थिंक, साइंटिस्ट सोचते कैसे हैं, ठीक है, किस तरह से वो सोचते हैं, व्हाट्स द नीड फॉर मॉडल्स। मॉडल्स के अब जी जो मैंने तुम्हें मॉडल्स बताया, जैसे अर्थ के लिए ये क्रस्ट मेंटल कोर हो गया, ग्लोब हो गया, ह्यूमन हार्ट हो गया, तो इन मॉडल्स का क्या ज़रूरत है ये पढ़ना है। तो समझो क्या ज़रूरत है। मॉडल्स सामने रिप्रेजेंट करने से, सामने रखने से हमें चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है, और एक्चुअल हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब तुम्हें अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ना है तो तुम उसे खुदाई करके उस चीज़ को नहीं पढ़ोगी, ठीक है, लेकिन तुम ऐसा नहीं है कि सामने रखोगे भी नहीं, सामने तुम्हें उसका रेप्लिका चाहिए, तो इसलिए ज़रूरी है मॉडल का होना, ठीक है। चलो अगले पैरा में आते हैं और यहाँ समझो, साइंस स्टार्ट्स विथ क्यूरियोसिटी। साइंस जो है वो क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होता है, जिज्ञासा से, जानने की किसी चीज़ को जो इच्छा होती है उसे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, उससे स्टार्ट होता है। फिर ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं, इन्फ्रेंस लेते हैं। तो क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझो। मान लो कि न्यूटन सर जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब गिरा, तो वो ऑब्जर्व किए सेब, अच्छा सेब गिरा। फिर वो एक्सपेरिमेंट्स किए उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या फॉर्मूला है, क्या इक्वेशन है, कि कैसे फोर्स लगा, F=G m1m2/r², जो भी तुम पढ़े हो उस बारे, ठीक है। उसके बाद वो कंक्लूड किए, इन्फ्रेंस निकालना मतलब कंक्लूड करना। तो कंक्लूजन निकाले कि अच्छा अगर दो मास होता है और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होता है तो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, उससे एक दूसरे को खींचता है, तो वो ये कंक्लूड किए, ठीक है। अब क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन, फिर इम्प्रूवमेंट। मतलब सबसे पहले सवाल आता है दिमाग में, फिर एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, और फिर इम्प्रूवमेंट किया जाता है उस चीज़ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है साइंस। हाउ इट वर्क्स का जवाब तुम्हें मिल गया। अब समझो, द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, यूजुअली। तो द नेचुरल वर्ल्ड जो है हम लोग का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये अर्थ जो है कॉम्प्लिकेटेड है, ह्यूमन हार्ट क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। टू मेक सेंस ऑफ दिस
टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूज मॉडल्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोगों को एक डायग्राम, एक मॉडल सामने में चाहिए होता है। अर्थ के अलग अलग पार्ट्स को पढ़ने के लिए ग्लोब चाहिए होता है। अर्थ कॉम्प्लेक्स है, उसका अलग अलग लोकेशंस कॉम्प्लेक्स है, तो उसे पढ़ने के लिए एक मॉडल ग्लोब चाहिए। ह्यूमन हार्ट कॉम्प्लेक्स है, इतना भी आसान नहीं है, कार्डियोलॉजी में समझ आएगा। तो इसलिए हमें उसको पढ़ने के लिए कि क्या चैम्बर्स होता है, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, उसको भी पढ़ने के लिए एक मॉडल चाहिए। तो वही कह रहा हूँ कि टू द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेज मॉडल्स। These are simplified ways of looking at real systems that focus only on what is important for a given question. एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे मान लो कि ह्यूमन हार्ट का मॉडल तुम्हारे सामने यहाँ रख दिया गया। अब जो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं हार्ट, एक्चुअली ये शेप तो होता नहीं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोगों को सामने में एक मॉडल चाहिए, एक क्या चाहिए, उसका डायग्राम चाहिए, उसका एक सिंपल फॉर्म चाहिए, ताकि हम उसके अंदर की चीज़ों को पढ़ पाए। बट ये मॉडल में हम लोगों को हर चीज़ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे हार्ट में सिर्फ इतना नहीं होता है कि हाँ वेंट्रिकल्स ऑरिकल्स हो गया, इतना नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ होता है उसमें। बट वो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, और डॉक्टरी करने के टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है सिंपली इस क्लासेस में कि कैसे हार्ट जा रहा, कैसे ब्लड हार्ट में जा रहा और कैसे हार्ट से बाहर निकल रहा, सिंपली क्या हो रहा है, कहाँ पर फोर्स लग रहा, कैसे पंप कर रहा, सिंपल चीज़ पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग उन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे जो इस सिंपल से प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, और जो बाकी चीज़ होंगे कॉम्प्लिकेटेड चीज़, बाकी जो इसके ऊपर में जो मसल्स होंगे, जिस तरह के मसल्स होंगे, उन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। और सिंपल डायग्राम बनाया जाएगा, उसे हम रखा जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, मॉडल, ठीक है। तो अब आगे समझो कि these are simplified ways of looking at real systems that focus only on what is important for a given question. In physics, a moving car may be represented as a single point, while in chemistry, atoms and molecules are drawn as spheres and bonds. तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को सिंपल रख के समझते हैं। अगर मान लो कि हम लोगों को फिजिक्स पढ़ना है कि एक कार है और चल रहा, कुछ स्पीड से चल रहा, किसी डायरेक्शन में, किसी डिस्टेंस में चल रहा, तो हम लोग उस कार को पूरा डायग्राम, एक एक गेट और स्टीयरिंग और उसका व्हील नहीं बनाएंगे, बल्कि एक छोटा सा डॉट या एक छोटा सा डब्बा बना देंगे और हमारा काम बन जाएगा। और ये क्या चीज़ का काम करेगा, एक तरह से मॉडल्स का काम करेगा, ठीक है। तो इन बायोलॉजी सेल्स आर शोन एज डायग्राम, सेल को are shown as diagrams highlighting key parts, and in earth science the earth may be treated as a smooth sphere layered into distinct regions. तो अभी जितने रीजन मतलब एरिया होता है, लोकेशन, तो अभी जो मैंने तुम्हें बताया उसके हिसाब से ये पॉइंट को समझो, वही चीज़ यहाँ लिखा है। building such models involves making assumptions and deliberately ignoring certain details. तो ऐसे मॉडल बनाना का ये मतलब है कि एजम्पशंस करना कुछ, और जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, और ये लिखा है ऑन पर्पस, दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो डेलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल्स क्या मतलब है कि जब मैं तुम्हें हार्ट पंप कैसे होता है, ब्लड, ये पढ़ाना चाह रहा हूँ, मान लो 7, 8, 9 क्लास में, तो बाकी चीज़ की यहाँ किस तरह का ये मसल्स होता है, पेरिकार्डियम मसल्स होता है, सेल्स होता है, यहाँ नर्वस सेल्स जो है, न्यूरॉन्स जो है, वो कैसे कनेक्टेड है, वो नहीं पढ़ाया जाएगा, वो चीज़ शो भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सिंपल डायग्राम रखा जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ ब्लड के पंप करने को बताना है। तो इसलिए पंप करने में जो चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ वही चीज़ें डायग्राम में शो किए जाएंगे, और बाकी चीज़ों को जानबूझकर डेलिबरेटली हटा दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, बाकी सर्टेन डिटेल्स को, ठीक है। For example, when studying the motion of a falling object, air resistance may be neglected to understand the basic effect of gravity. मान लो कि तुम फ्री फॉल पढ़ रहे हो, मान लो कि कोई चीज़ ऊपर में आसमान से नीचे की ओर गिर रहा, तो ये गिर क्यों रहा, क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब अगर इसमें हम लोग ये इंक्लूड कर ले कि ये कोई भी चीज़ है हवा से पार हो रहा, तो हवा भी तो फ्रिक्शन लगाएगा, रोकेगा, रेजिस्टेंस लगाएगा, तो अगर उन सब चीज़ को इंक्लूड कर दे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। इसलिए हम लोग एयर रेजिस्टेंस, मतलब कि एयर जो रुकावट ला रहा है उस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने में, उसे हम लोग इग्नोर करके कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। तो यही है सर्टेन डिटेल्स जो हम इग्नोर करते हैं। यहाँ देखो कि For example, when studying the motion of a falling object, air resistance may be neglected to understand the basic effect of gravity. In biology,
When studying how the heart pumps blood, many individual cells are ignored so that the organ can be understood as a functioning system. अभी जो मैंने बताया वही यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं, तुम रिवाइंड कर लो. रिमेंबर दैट दिस चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक्स, दे आर डन ऑन पर्पस. तो ये याद रखो, यहाँ कह रहा कि ये जो हम लोग कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे यहाँ ह्यूमन हार्ट के डायग्राम में कुछ चीज़ों को हम वहाँ डायग्राम में नहीं शो कर रहे या नहीं एक्सप्लेन कर रहे, तो ये ऐसा करना, ये इग्नोर करना नहीं है, बल्कि ये ऑन पर्पस जानबूझ के ऐसा करना है ताकि जो मुद्दे का चीज़ है उन पे बात किया जाए. रिमेंबर दैट दिस चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक्स, ये मिस्टेक नहीं, दे आर डन ऑन पर्पस टू कीप थिंग्स सिंपल इनफ बट स्टिल अलाउ अस टू फाइंड आंसर्स टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. चलो, अभी मैंने जो तुम्हें बताया वही चीज़ अभी फिर यहाँ पर मैं क्रिकेट बॉल वाला केस में मिल रहा, तो इस चीज़ को समझते अच्छे से फिर से एक बार. ठीक, यहाँ तक में कुछ हार्ड वर्ड्स है क्या जो मैं नहीं बताया तुम्हें, सब बताते चला हूँ, और बाकी जो रह गए हैं वो बहुत ही ईजी है, जो तुम्हें पता है. जैसे फंक्शनिंग का मतलब होता है काम करना, फंक्शन मतलब किसी का कुछ काम, तो ये ईजी चीज़ है. ठीक, अब देखो एग्जाम्पल 1.1, अ क्रिकेट शॉट. एग्जाम्पल है क्या कि थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ सिक्स, यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल, व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, व्हाट वुड यू इग्नोर. तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मॉडल्स में जो काम की चीज़ें हैं उसे हम दिखाते हैं, बाकी को इग्नोर करते हैं. एक बात बताओ ना, यहाँ क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ाने के लिए तुम्हें क्या मैं यहाँ अब क्या यहाँ क्रस्ट के ऊपर में ग्राउंड है तो यहाँ घास बना के दिखा दूँ क्या, यहाँ घर बना के दिखा दूँ क्या, नहीं ना, वो सब चीज़ों से इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है कि ये अर्थ का इतना पार्ट दिखाना, ये इंपॉर्टेंट है. क्या यहाँ क्रस्ट में सॉइल होता है, मिट्टी होता है, तो मिट्टी का डायग्राम बनाओ. यहाँ कोर में मोल्टेन फॉर्म होता है, तो क्या हाँ मैं रेड कलर से इसे शो करूँ कि हाँ यहाँ लोहा का पिघला हुआ फॉर्म है, नहीं. तो वो सब सिग्निफिकेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उन्हें जानबूझ के इग्नोर किया गया है. और मॉडल में जो काम की चीज़ें हैं वो लिखे गए हैं. यही तो कह रहा हूँ कि सर्टेन चीज़ें को इग्नोर किया जाता है और काम की चीज़ें लिखी जाती है. तो उसी तरह से मान लो कि एक क्रिकेट बॉल को हिट किया जा रहा है और तुम्हें उस पर मॉडल बनाना है. तो बताओ कि अगर तुम्हें ये स्टडी करना है उस बॉल, मूविंग बॉल के ऊपर, तो क्या क्या चीज़ें तुम्हें इंक्लूड करनी होगी और क्या इग्नोर करनी होगी. तो अगर मान लो कि कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तुम्हें जानना है कि वो बॉल कितने दूर जाके गिरेगा, तो क्या तुम्हें उस बॉल का कलर पता होना पड़ेगा, क्या तुम्हें उस बॉल को जिस बैट से मारा जा रहा है उसका कलर चाहिए, नहीं ना. क्या तुम्हें इस बॉल का सीम का धागा कितना है उससे मतलब है, नहीं, बल्कि उस बॉल को हिट कितने फोर्स से किया जा रहा है, किस डायरेक्शन में किया जा रहा है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. और उन चीज़ों को हम बॉल के क्रिकेट बॉल के मॉडल में हम उन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे कि इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे. पहला कि वो बॉल को किस डायरेक्शन में हिट किया जा रहा, कितने फोर्स से हिट किया जा रहा. ठीक है, ये सब चीज़ों को. और किसे इग्नोर करेंगे, एयर रेजिस्टेंस वगैरह हो गया, ये बॉल का कलर क्या है, वो बैट का कलर क्या है, वो जो बैट्समैन है वो जो हिट किया उसका हाइट कम है या हाइट ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा है या वेट कम है, इन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे. ठीक है, लेटेस्ट मॉडल. अच्छा, यहाँ तक में कुछ रह गया है क्या तुम्हारे लिए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ वर्ड स्पिनिंग है. अच्छा, आगे आते हैं कि एक्टिविटी लेटेस्ट मॉडल. देखो इस पॉइंट में ऊपर वाले क्रिकेट बॉल वाले में मैं लिख रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब इंपॉर्टेंट है, बट इग्नोर क्या करना है. जैसे कि वो बैट है तो बैट बना किस कंपनी से है, किस कंपनी का बैट है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इग्नोर किया जाएगा. सपोज यू राइड अ बाइसाइकिल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, यू वांट टू मॉडल द टाइम इट टेक्स टू गो होम फ्रॉम स्कूल. मान लो कि तुम साइकिल चलाते हो और फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, स्कूल से घर तक जाते हो. ठीक, यू वांट टू मॉडल द टाइम इट टेक्स टू गो होम फ्रॉम स्कूल. तो स्कूल से घर जाने में जो टाइम लगता है उसको तुम मॉडल करना चाहते हो. ठीक है, व्हाट डिटेल्स वुड यू कीप, व्हाट डिटेल्स कुड यू इग्नोर, सजेस्ट है वाई इग्नोरिंग सम डिटेल्स मे एक्चुअली बी यूजफुल. तो बताओ क्या डिटेल्स को इग्नोर करोगे और क्या को तुम इंक्लूड करोगे. तो जैसे मैंने ऊपर वाले का तुम्हें आंसर बताया उसी हिसाब से तुम अपना देख लो, यहाँ पर मैं खुद से कर लेना और कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से अगर तुमसे ना हो पाए तो. और थोड़ा सा हिंट दे दूं कि बाईसाइकिल का क्या तुम इग्नोर करोगे, सेम जो ऊपर में मैंने जिस तरह से बताया उसी तरह से तुम इस चीज़ को अप्रोच करना. बाकी अगर ना हो तुमसे तो अगले वीडियो में बता दूंगा. ठीक है, अब देखना यहाँ मैंने लिखा है कि मॉडल जो आया है यहाँ पर, ये मॉडल का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. यहाँ देखो मॉडल क्या होता है. अब मॉडल इज़ अ मॉडल इज़ अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रियलिटी. ठीक, इतना ही लिखना है तुम्हें. एग्जाम्पल ग्लोब दे देना, बहुत सिंपल है. आगे आओ कि एज यू एक्सप्लोर साइंस मोर डीपली यू विल नोटिस दैट इट यूजेज लैंग्वेज
in a very careful and precise way. Many words that we use in everyday life, such as force, work, cell, or reaction, have specific meanings in science. These meanings are often very specific because scientific ideas must be communicated clearly and unambiguously. अब देखो, अनएम्बिगुअसली का मतलब होता है विदाउट डाउट, एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, डाउटफुल। जैसे कि आई एम एम्बिगुअस, डाउट, एक सेकेंड, डाउटफुल, जैसे कि आई एम एम्बिगुअस मतलब मैं डाउटफुल हूँ, पता नहीं कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो इस तरह से। तो तुम समझो कि एज यू एक्सप्लोर साइंस मोर डीपली यू विल नोटिस दैट, अच्छा जैसे तुम एक्सप्लोर करोगे साइंस को और डीप में, तुम्हें पता चलेगा कि साइंस का अपना एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। जो वर्क होता है, जो फोर्स होता है, सेल और रिएक्शन, ये जो होते हैं, इनके अपने सेपरेट मीनिंग है। क्या मीनिंग है इसका, ये तुम समझो। जैसे तुम समझो कि WOR के वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश और सिंपल ग्रामर में क्या होता है, इसका मीनिंग होता है काम, कोई काम करना, ठीक है, या काम, या काम, कोई काम नाउन, या कोई काम करना वर्ब, दोनों मीनिंग है, ठीक। बट ये तो हम लोग का बोलचाल में मीनिंग है, बट जब फिजिक्स में हम आ जाते हैं तो इस वर्क का कुछ अलग ही मीनिंग है कि वर्क W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। तो यही ये कहना चाह रहा लाइन कि ये जो साइंस में यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं, इनका अपना ही कुछ भाषा है, इन वर्ड्स का अपना ही कुछ अलग मीनिंग है, और वो मीनिंग क्या है, उनका अपना साइंटिफिक मीनिंग है, वो ऐसे ही बस यूज़ नहीं हो गए, ठीक है। तो जिस तरह से वर्क का अपना मीनिंग है कि ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ना कि नॉर्मल जो हम समझते हैं काम काम काम, सिर्फ वो मीनिंग नहीं है इसका इस जगह पे। तो मेनी वर्ड्स दैट वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ सच एज फोर्स, अच्छा ये हो गया। दिस मीनिंग्स आर ऑफन वेरी स्पेसिफिक बिकॉज साइंटिफिक, अच्छा ये नाम जो है बहुत स्पेसिफिक है, मतलब कि अगर वर्क का मतलब हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जानते हैं तो अमेरिका के इंसान भी वही जानता है, और दोनों ये बात जानते हैं और दोनों इसको एक्सेप्ट करते हैं, ताकि एक दूसरे के बीच में कोई डाउट ना हो, चीज़ों को समझने में कोई एम्बिग्विटी ना हो, ठीक है। टू अलाउ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड टू डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशंस, कंपेयर रिजल्ट्स एंड बिल्ड आइडियाज टुगेदर, साइंस यूजेज अ शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ दिस स्पेसिफिक टर्म्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स। अच्छा यही तो जो मैंने तुम्हें बताया कि साइंटिस्ट जो अक्रॉस द वर्ल्ड है, उनके बीच में कोई डाउट ना हो, वो सब चीज़ें एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए और ये कॉमन लैंग्वेज शेयर कर पाए, इसलिए ये एक कॉमन सेपरेट लैंग्वेज इनका होता है। Quantities such as mass, velocity, force and electric current are represented by symbols M, V, F and I, each associated with a definite unit. अच्छा, तो जो मास है, वेलोसिटी है, फोर्स है, साइंस में ये सब का अपना एक, ये सब क्या है, ये सब एक लैंग्वेज है, मास, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब लैंग्वेज, इनका अपना सेपरेट मीनिंग है, और साथ ही साथ इनको स्पेशल टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट भी करते हैं। जैसे मास को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये साइंस में सिंबल्स भी है। To make this even more precise, science often turns to mathematics to allow relationship between quantities to be expressed clearly and tested carefully. तो देखो, इन सब चीज़ों को और अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए साइंस जो है वो मैथ्स का यूज़ करता है। किसका? मैथ्स का। क्या बात है, इसका क्या मीनिंग है? तो तुम देखो 7th क्लास में शायद ही कभी तुम्हें डिस्टेंस टाइम देके वेलोसिटी स्पीड निकालने बोल देता था और तुम परेशान हो जाते थे। तुम तो मैथ्स से ऐसे भी भागते थे, बट जब तुम क्लास 9th में आए हो ना, तो तुम्हारे साथ एक ऐसा हो गया ना, तुम्हारे साथ ट्रेजेडी, कि अब तुम्हें क्या है ना कि मैथ्स में तो मैथ्स होगा ही, बट तुम्हारे फिजिक्स में भी मैथ्स होगा और तुम्हारे केमिस्ट्री में भी मैथ्स होगा। क्या मतलब है इसका? फिजिक्स में अब तुम्हें सॉल्व कराया जाएगा कि फोर्स इतना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वेलोसिटी कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। ये तो एक एग्जांपल मैं बन रहा हूँ, ऐसा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे अब तुम्हारे, मतलब फिजिक्स में अब तुम्हारे मैथ्स आ जाएंगे। तो इस चीज़ से तुम पहले घबरा ना जाओ, डर ना जाओ। तो बुक ये चीज़ मेंशन कर रहा कि इन सब चीज़ों को, मैथमेटिक्स को हम लोग क्या करते हैं, साइंस ऑफन टर्न्स टू मैथमेटिक्स, साइंस मैथमेटिक्स की तरफ रुख करता है, जैसे हम लोग अब करेंगे क्लास 9th में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टू अलाउ रिलेशनशिप्स बिटवीन क्वांटिटीज टू बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड टेस्टेड केयरफुली, ताकि क्या हो पाए, हम लोग क्वांटिटीज़ को आसानी से हम लोग एक्सप्रेस कर पाए और टेस्ट कर पाए केयरफुली, ठीक है। दिस कैन समटाइम्स फील चैलेंजिंग बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मैथमेटिक्स इन साइंस इज नॉट मीन टू बी अ हर्डल। देखो, हर्डल का मीनिंग होता है हिंड्रेंस, रुकावट, ऑब्स्टेकल, ठीक है। और एक मीनिंग लिख लो हिंदी में, बाधा। तो ये जो मैथ्स का हम लोग अभी यूज़ करेंगे ना फिजिक्स में, साइंस में, इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी, तो
इसे हर्डल ना समझा जाए, हिंड्रेंस नहीं है ये ऑब्स्टेकल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक तरह से हेल्प है हमारे लिए चीज़ों को आसानी से समझने के लिए। इसे इसे हर्डल हिंड्रेंस नहीं समझा जाए, इसे अपॉर्चुनिटी समझा जाए, ये बोलना चाह रहा हूँ। और इस बात सही भी है, क्योंकि तुम देखना, जब तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री का चीज़ याद रखना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। बट मैथ्स में कंपेयर कर लो, अगर तुम अगर लिख लिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³, और तुम अगर इस फॉर्मूले को याद करना चाहो, नहीं होता याद, बट अगर इसको 2 3 4 क्वेश्चन सिर्फ इसकी मदद से बना दो, तुम्हें ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो नहीं, मैथ्स का यूज़ करके नहीं चीज़ें आसान हो जा रही है, ठीक है। तो यही चीज़ भी ये कहना चाह रहा कि ही इज़ नॉट मीन टू बी हर्डल, इंस्टेड इट इज़ अ लैंग्वेज दैट हेल्प्स अस टू थिंक मोर क्लियरली अबाउट द वर्ल्ड। आसान हो जाता है चीज़, हम लोग चीज़ों को और आसानी से क्लियरली सोच पाते हैं चीज़ों के बारे में, जब मैथमेटिकली उस चीज़ को एक्सप्रेस किया जाए। क्या चीज़ मतलब है इसका, और अच्छे से समझो। जैसे मान लो F=m में तुम्हें नहीं पढ़ाया गया है, ये नहीं बोलता। अभी मान लो जैसे वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो अब तुम देखो, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फिक्स टाइम में, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब गिवन टाइम में जितना ज़्यादा डिस्टेंस चलोगे उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा। तो ये आइडिया तुम्हें कैसे लग पा रहा है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन से ही तो लग पा रहा। तुम इस चीज़ को रीड कैसे कर पा रहे हो कि जितना ज़्यादा गिवन टाइम में डिस्टेंस चलेगा उतना ज़्यादा स्पीड होगा, तो कैसे कर पा रहे हो तुम मैथ्स का यूज़ करके। इसलिए इंस्टेड इट इज़ अ लैंग्वेज दैट हेल्प्स अस थिंक मोर क्लियरली। तो इसी चीज़ से तो मैथमेटिक्स से ही तो हम यहाँ पर में चीज़ों को मोर क्लियरली क्या कर पाए, समझ पाए, ठीक है। एन इक्वेशन इज नॉट जस्ट अ कैलकुलेशन टूल, इट इज अ कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड। तो यही तो मैंने अभी लिखा जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये क्या है, इक्वेशन है। और ये इक्वेशन इज नॉट जस्ट अ कैलकुलेशन टूल, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन का करने के लिए यूज़ नहीं होता है कि यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट किया जाए, नहीं। इट इज़ अ कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड। ये बल्कि एक कॉम्पैक्ट चीज़ है, एक छोटा सा चीज़ है जो हमें ये भी दिखाता है कि कैसे अलग अलग चीज़ें रिलेटेड है, कैसे वेलोसिटी स्पीड टाइम के साथ डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वांटिटीज सच एज डिस्टेंस टाइम। For example, describing quantities describing motion using quantities such as distance, time, and velocity allows us to answer questions about where an object will be at a later moment। मतलब कि जब हम लोग फोर्स, वेलोसिटी, टाइम वगैरह को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर t=0 पर, मतलब कि स्टार्टिंग टाइम पे अगर वेलोसिटी 0 है किसी चीज़ का, वो रेस्ट पे है, मान लो रुका हुआ है अभी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट अभी रुका हुआ है, और अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा, तो तुम बता दो कि ये 1 सेकंड के बाद ये कहाँ होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, 2 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है, तो अगला सेकंड ये 2 मीटर दूर में ही तो रहेगा, मतलब और 1 सेकंड बाद कहाँ रहेगा, और 2 मीटर दूर, मतलब कि 4 मीटर दूर। तो ये अंदाज़ा तुम कैसे लगा रहे हो, इक्वेशंस का यूज़ करके, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी अलाउज अस टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट वेयर एन ऑब्जेक्ट विल बी एट अ लेटर मोमेंट। लेटर मोमेंट ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ये इस चीज़ का हम अंदाज़ा यहाँ से लगा पा रहे हैं। इन द सेम वे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर यूज टू डिस्क्राइब रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंजेस इन एवरी एनर्जी विद इन अ सिस्टम। लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशंस। लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस में मैथ्स का यूज़ करना, इस चीज़ पे अगर हम सीख पा रहे हैं ये चीज़, तो डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशन। तो इसका ये मतलब नहीं कि इक्वेशन को मेमोराइज किया जाए। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग relevant quantities, and then using mathematical relationships to reason carefully. In this way mathematics becomes a powerful language for thinking, not just for finding numerical answers. If you focus first on understanding the situation and the quantities involved, equation will begin to feel less like obstacles, more like helpful guides in your exploration of science. तो यहाँ तक में और वैसा कुछ है नहीं, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। बस यहाँ जो तुम्हें ये लिखा है इन्फॉर्मेशन, इसे एक बार पढ़ते हैं कि साइंटिफिक वाई इज़ द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी। लाइट के स्पीड को हम लोग सी से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, ये समझो। तो साइंटिफिक सिंबल्स ऑफन कम फ्रॉम हिस्ट्री एंड आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, नॉट नेसेसरीली एब्रीविएशंस ऑफ कन्वीनियंस। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट एंड फॉर्म। तो साइंटिफिक सिंबल्स जो होते हैं वो जनरली हिस्ट्री से आते हैं, इतिहास से होकर के आते हैं, एंड आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट मतलब कि अलग अलग देशों के साइंटिस्ट के बीच एग्रीमेंट होने के बाद ये नाम दिए जाते हैं, ये सिंबल्स दिए जाते हैं, ठीक है। और ये एब्रीविएशन ही हो ये ज़रूरी नहीं होता है, शॉर्ट फॉर्म हो ही ज़रूरी नहीं होता है। जैसे लाइट है तो एल हो, उसी से ये ज़रूरी नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
और जैसे स्पीड है तो एस हो जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। देखो ना यहाँ पे स्पीड के लिए सी यूज़ हुआ है ना, तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनली साइंटिस्ट ने ये एग्रीमेंट करके सी रखा है। क्यों रखा है सी ही क्यों? तो देखो कि फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ लाइट इज यूजुअली डिनोटेड विद द सिंबल सी सिंस इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलेरिटस। देखो लैटिन वर्ड है एक्सेलेरिटस और उसका मीनिंग क्या होता है? स्पीड। सेलेरिटस जो वर्ड है लैटिन वर्ड, उसका मीनिंग होता है स्पीड, और उस वर्ड सेलेरिटस का ही पहला लेटर सी को लेकर के कह दिया गया स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी। क्या मतलब है इसका? कि जनरली क्या है ना कि अभी हम लोग मान लो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो मैं 60 किलोमीटर पर आवर लिखता हूँ क्या? भी इक्वल टू लिख करके। बट अगर यही स्पीड ही हो बट लाइट का स्पीड हो तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पता है? भी नहीं लिख के सी लिखूँगा, और ये होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि वेलोसिटी ही है बट लाइट का वेलोसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पीड है बहुत ज़्यादा, लाइट का बहुत ज़्यादा स्पीड है, और स्पीड को लैटिन में सेलेरिटस कहा जाता है और वहाँ से सी दिया गया है। टुडे द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वन ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स डिफाइंड टू बी एग्जैक्टली 299792458। अब देखो यहाँ पर मैं आज के डेट में हमें क्या पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एग्जैक्टली कितना होता है? वो एग्जैक्टली होता है 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें जैसे मैं अभी बोला वैसे याद रहता है तो वैसे याद करो, 299792458 ऐसे याद रहता है तो ऐसे करो। और अगर ऐसे जैसे मुझे याद है 29, 97, 92, 45, 60, अगर तुम्हें ऐसे लगता है, जिस तरह से आसानी से चीज़ें याद होती है वैसे याद करना सीखो। बट ये याद करना ज़रूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं याद करना, बट अगर तुम करना चाहो तो ये आसान तरीका होता है, ये इसलिए मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। जो इसका अप्रोक्स वैल्यू होता है लाइट की स्पीड का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं, अब क्या है ना कि आज के लिए इतना ही, और अगर मैं इससे आगे ज़्यादा बोलूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और तुम देखोगे नहीं एक बारी में, वीडियो का लेंथ देख करके ही तुम वीडियो स्किप कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी जो बचे हैं पोर्शन उसे मैं एक नए सेपरेट वीडियो में लाइन बाय लाइन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, और चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए तुम्हें रेगुलर वीडियोस देखने होंगे, और बने रहो इसी चैनल के साथ, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड।